आइए खबरों का रुख करते हैं। बात करते हैं केरल के पालाकड़ में आरएसएस के बड़े बैठक की। ये बैठक जारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक का शुभारंभ कर चुके हैं। सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी मंच पर मौजूद हैं। आज से 2 सितंबर तक आरएसएस की मीटिंग चलेगी और इस मीटिंग में आरएसएस से जुड़े 32 संगठन भी शामिल हैं। यानी कुल मिला के दक्षिण में यानी केरल में होने वाली ये बैठक, समन्वय बैठक, कई तरीके के संगठनों के साथ कोऑर्डिनेशन को लेकर के की जाएगी। मंच की तस्वीरें आपके सामने हैं। मोहन भागवत देखे जा रहे हैं, दत्तात्रेय होसबोले, और इस बैठक का मकसद कोऑर्डिनेशन। 32 संगठन हैं और उनसे कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, ये जरूरी चर्चा होनी है। 2 दिन की इस पूरे सम्मेलन में कई तरीके की मीटिंग होगी। 2 सितंबर तक चलेगा और मीटिंग में आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों को भी बुलावा गया है। वो पहुंचे हुए हैं केरल के पालाकड़ में और वहीं पर ये बैठक शुरू हो चुकी है। दीप प्रज्वलित किया जा चुका है और अब मंच पर बैठे हैं मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले। नीरज हमारे सहयोगी ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, बताइए कि ये मीटिंग तो शुरू हो चुकी है, मंच की तस्वीरें आ चुकी हैं। पहला सेशन क्या क्या होने वाला है, क्या डिटेल्स हैं? जो पहला सेशन है उस सेशन में हमेशा राष्ट्रव्यापी विषयों पर चर्चा होती है। निश्चित रूप में आज मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। समन्वय बैठक है जिसमें राष्ट्रीयता के मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसमें आप बांग्लादेश का विषय है, बांग्लादेश में हिंदुओं के पलायन का विषय है। इसके अलावा 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें राजनीतिक विषय भी सामने आएगा। इसके अलावा जिस तरह से पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या हुई, वो विषय है। और ये केवल एक घटना को लेकर नहीं होगा, बल्कि इस देश में इस तरह की तमाम ऐसी घटना जो वुमेन एट्रोसिटी है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो ये बैठक जब भी होती है, अखिल भारतीय बैठक होती है समन्वय की, साल में एक बार बैठक होती है और इस बैठक में हमेशा पीछे की यानी 1 साल के दौरान जो एजेंडे तय किए गए थे उन पर कितना लक्ष्य निर्धारित हुआ, कितना आप पाए और आगे आने वाले 1 साल का लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित होना है। तो समीक्षा और लक्ष्य निर्धारण दोनों विषय पर आज ये चर्चा शुरू होगी और अगले 3 दिन तक ये चर्चाएं चलने वाली हैं। ये तो ओपन बैठक है जिसमें सभी लोग होंगे। फिर उसके बाद कल की जो बैठक होंगी उनमें कोर कमेटी की बैठक होगी। कुछ समीक्षा के दौरान तमाम वो रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, पीपीटी चलेगी कि क्या क्या हमने तय किया था और हमने उन जो चीजें तय की थी उनमें कितना अचीव किया। ये सारे विषयों पर यहाँ बात होने वाली है। कुल मिला के रिव्यू है, एनालिसिस है, कोऑर्डिनेशन है। हर एक फ्रंट पर इन 32 संगठनों को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश और जो डिटेल्स आएंगी वो हम दर्शकों के सामने रखेंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि ये बैठक शुरू हो चुकी है और इसकी इनसाइड अपडेट्स आनी शुरू हो गई, हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसी मीटिंग को लेकर के। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर का कहना है कि इस दौरान हर संगठन के अनुभव और मुद्दों पर बात होगी। इसके साथ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी गहन मंथन किया जाएगा। Many RSS inspired organizations are evolved. The organization, 32 organizations, mainly, they are working nationwide, working in all states. So such 32 organizations, they are specifically invited here. 230 karyakartas from Vividha Sanghatan, different organizations, and 90 from directly Sangha working karyakartas. So total 320 karyakartas are expected to participate in this baitak. Of course, in this baitak, each organizations they have vast field experiences and they are engaged in different activities. They always took up some issues also. So they will share their field experiences. Of course, they will also report the issues taken by them or their achievements or their struggle in different issues, and of course their observations. The issue will be discussed, important issues of national importance, national security, then some social issues, or of course the present happening or present issues, nation, some states issues or some important incidents or some alarming issues in different states will also be discussed here.
तो देखिए किन मुद्दों पर चर्चा संभव है, जरा देखिए। बीजेपी आरएसएस का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। बीजेपी और आरएसएस कैसे हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़े, काम करें। आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी कितनी भूमिका हो, सहभागिता हो, इसे सुनिश्चित किया जाना है। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो संकट आया है, जो तस्वीरें आई हैं, जो जानकारी है, उस पर क्या हल निकाला जा सकता है। संगठन की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से काम करना है, आगे की सामाजिक राजनीतिक योजना बनानी है। क्योंकि लोगों तक पहुंचना और उस संदेश को पहुंचाना, इन सब चीजों के लिए एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए। उसी कोऑर्डिनेशन को रिव्यू और कोऑर्डिनेट करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। आगे बढ़े, बात करें किसान आंदोलन की। 200 दिन पूरे हुए। 200 दिन पूरे होने पर क्या है, किसानों की महापंचायत। कुछ ही देर में शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत शुरू होगी। और आज हाईलाइट रहेगा विनेश फोगाट का किसानों से सम्मान पाना। आज शंभू खनौरी बॉर्डर पर जाएंगे विनेश फोगाट, उनका सम्मान करेंगे तमाम किसान। 200 दिन पूरे हो गए हैं दोनों बॉर्डर पर किसानों को अपनी मांगों को लेकर के, जहां गारंटी और कानून तमाम चीजों के बाद अब उनको आज 200 दिन पूरे हो गए हैं इन बॉर्डर्स पर, शंभू और खनौरी बॉर्डर्स पर। तो आज बड़ी संख्या में किसानों की महापंचायत शुरू होने की थोड़ी ही देर बाद तस्वीरें जब आनी शुरू हो जाएंगी तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर के और अपनी तमाम चीजों को लेकर के 200 दिन से जो किसान डटे हुए हैं, आज इस पंचायत में किन मुद्दों के साथ सामने आते हैं, उसे किस तरीके से रखते हैं। मुद्दा वही एमएसपी का है। तो किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का कहना है कि हम चाहते हैं कि बातचीत से मसले का हल निकले, लेकिन केंद्र सरकार का रुख किसानों के आंदोलन को लेकर सही नहीं है, उन्होंने आरोप लगाया। सरवन सिंह पंढेर का कहना है कि आज विनेश फोगाट को सम्मानित किया जाएगा, उन्होंने देश के सम्मान में बहुत कुछ किया है। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को आज 200 दिन हो गए हैं। किसान दिल्ली जाना चाहते थे, मगर हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम रुकावटें लगाई गई हैं। 13 फरवरी को दिल्ली चलो का नारा था किसानों का। एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर आज 200 दिन है। हजारों किसान यहाँ इकट्ठा होंगे शंभू बॉर्डर पर। इस वक्त हम हैं, हमारे साथ सरवन सिंह पंढेर हैं, किसान नेता। पंढेर साहब, 200 दिन आज आपके आंदोलन को हो गए हैं शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे, पर ऐसा लग रहा है ये आंदोलन जो है और लंबा खींचने वाला है। हाँ देखिए, एक तो बड़ी बात है कि इस आंदोलन ने, सरकार ने शब्दों से भी हमें बदनाम करने के लिए भी अनेकों हमले किए। हमारे शरीर पर भी बड़े हमले हुए, शहीद हुए, जख्मी हुए लोग, और पूरी तरह जतन किया गया। और यहाँ पर बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सब हमने झेला। 200 दिन पीसफुली ढंग से किसानों की ओर से पूरे हो रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में बड़ा इकट्ठ कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि सरकार किसानों का दमकम परख रही है। सरकार आने वाले समय में निकट भविष्य में किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं नजर आ रही है। तो ये सारी बात देश के समक्ष रखी जाएगी। आने वाले समय में हरियाणा में भी बड़ी महापंचायतें हैं, वहाँ पर भी अपनी बात करेंगे और कुछ नए ऐलान हैं जो आज यहाँ से होंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायतें थी, बातचीत होनी थी, खासकर शंभू बॉर्डर पे रास्ता खोलने को लेकर। आपकी बातचीत भी हुई थी पटियाला में, अंबाला के एसपी भी आए थे। क्या बातचीत हुई है, कैसे ये आगे बढ़ेगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक रास्ता खोलने की बात है, हमारी कभी भी आपत्ति नहीं रही। हाँ, कोर्ट का निर्णय तो अभी आया। हम तो 6 महीने से कह रहे हैं भी रास्ता खोलिए, इससे व्यापारी को, आम जनता को, पंजाब हरियाणा की आर्थिकता को, सबका नुकसान हो रहा है। अब खोलना ना खोलने का निर्णय तो हरियाणा सरकार का है। बातचीत हुई थी आपकी अंबाला एसपी से भी, और पटियाला के भी थे अधिकारी, पंजाब के भी थे। क्या बातचीत हुई थी उस वक्त? हाँ, मुझे नहीं लगता भी हरियाणा या केंद्र सरकार रास्ता खोलने जा रही है, तो वो रास्ता खोल ही नहीं रहे। तो अब आपको इस एमएसपी की मांग को लेकर, क्योंकि आंदोलन आपका 200 दिन हो गए हैं, है ना, आगे का क्या रास्ता दिख रहा है? देखिए, रास्ता लंबा है। आप पूरे देश भर में देखें, सुत्ते सुध आंदोलन जमीन के पीछे बढ़ रहा है। इसीलिए तो एनआईए के रेट्स हो रहे हैं। आंदोलन बड़ा हो रहा है, आंदोलन बढ़ रहा है। देखिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसी मोदी सरकार से हम लोग मांगे मनवाएंगे।
तो शंभू खनेरी बॉर्डर पर किसानों के 200 दिन पूरे हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं दिल्ली में न्यायपालिका सम्मेलन चल रहा है जिसमें पीएम मोदी का संबोधन चल रहा है, सुनवाते हैं आपको। ऐसी न्याय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जो पूरी तरह से फ्यूचर रेडी हो गई। साथियों, आप जानते हैं बड़े बदलाव में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के साथ ही नियमों, नीतियां और नीयत की भी भूमिका होती है। इसलिए आजादी के 7 दशक बाद देश ने पहली बार हमारे कानूनी ढांचे में इतने बड़े और अहम बदलाव किए हैं। भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। इन कानूनों की भावना है सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। हमारे क्रिमिनल लॉज शासक और गुलाम वाली कॉलोनियल सोच से आजाद हुए हैं। सेडिशन जैसे अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया गया है। न्याय संहिता की सोच नागरिकों को सजा देगा, यही एकमात्र नहीं है, लेकिन नागरिकों को सुरक्षा देना भी है। इसलिए एक और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कानून बने हैं। दूसरी ओर पहली बार मामूली अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मान्यता मिली है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड में समन भेजने की व्यवस्था बनाई गई है। इससे न्यायपालिका पर पेंडिंग केसेस का बोझ भी कम होगा। मेरा आग्रह होगा, सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को इस नई व्यवस्था में ट्रेन करने के लिए नए इनिशिएटिव्स भी जरूरी है। हमारे जजेस और वकील साथी भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। जनता भी इस नई व्यवस्था से परिचित हो, इसमें भी हमारे वकील और बार एसोसिएशन का अहम रोल है। साथियों, मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां जो विमर्श होगा उससे देश के लिए बहुमूल्य समाधान निकलेंगे। जस्टिस टू ऑल का रास्ता मजबूत होगा। मैं एक बार फिर आप सबको इस पवित्र समारोह और समागम और चिंतन मनन में जरूर अमृत निकलेगा, इस आशा के साथ अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर है, कोलकाता रेप कांड को लेकर के छात्र भी लगातार आंदोलन में जुटे हुए हैं। आज सुबह रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने बीटी रोड को जाम कर दिया। छात्रों का आरोप है कि सिविक वॉलंटियर नशे की हालत में बाइक लेकर उनके प्रदर्शन में दाखिल हो गया। छात्रों ने जो वीडियो दिया है उसमें एक पुलिसकर्मी हस्तक्षेप करता भी दिखा। नागरिक स्वयं सेवक को वहां से जाने के लिए रास्ता बनाया गया था, लेकिन विरोध के बाद
सिंधी थाने में तैनात सिविक वॉलंटियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए, यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए को खोजा जा रहा है। वन विभाग की 18 टीमें भेड़िए की तलाश में जुटी हैं। मैसी इलाके में चलाया जा रहा है ऑपरेशन भेड़िया, और जिस तरीके से आतंक फैल चुका है, गांव के गांव परेशान है, ऐसे में वन विभाग की 18 टीमें इस भेड़िए को खोजने में, तलाशने में किस तरीके से लगी हुई हैं। आदमखोर हो चुके भेड़िए की तलाश में 18 टीमें ग्राउंड से लगाए आसमान पे नजर रखने के लिए, ऊंचाई से देखने के लिए ड्रोन का सहारा ले रही हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को, जो कि आदमखोर हो चुके हैं, तलाशा जाए। और इसके लिए वन विभाग की 18 टीमें लगातार ऑपरेशन चला रही हैं। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन भेड़िया। तो चुनौतियां देखिए, चुनौतियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ आदमखोर भेड़िया गिरफ्त में नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ अटैक का दायरा वो भी बढ़ रहा है। वन विभाग कह रहा है कि बहराइच में 2 भेड़िए बचे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ गांव वालों का कहना है कि 7 से 8 भेड़िए घूम रहे हैं। और इन सबके बीच वन विभाग का बयान ये भी आया है कि भेड़ियों में बदला लेने की प्रवृत्ति, यानी रिवेंज लेने का एटीट्यूड आ चुका है। सवाल ये है, भेड़िए किस बात का बदला ले रहे हैं? और ये पहली बार नहीं है। गांव के लोगों ने बुधवार रात को भी 2 बार भेड़िया देखा था, और वो इसी खेतों में उसके पीछे भागे थे। लेकिन बचे हुए 2 भेड़िए इतने चालाक हैं कि पल भर में आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भेड़िया देखा गया और ग्रामीण उस ओर भागे थे। किसने देखा सबसे पहले भेड़िया यहाँ? चाचा ने देखा। आपने देखा था? जी जी। किस तरफ से था? उत्तर साइड, दक्षिण साइड से, उत्तर साइड से दक्षिण साइड को भगा है। एक था या झुंड था पूरा? जी एक था। एक था जी। तो भेड़िया और सियार में फर्क समझते हैं ना? जी जी। भेड़िया ही था? जी भेड़िया ही था। अच्छा, तो फिर आपने दौड़ाया, कहीं दिखा, नजर आया खेतों? जी जी, खेतों में आया, मकई के खेत में घुस गया। बदियड़ के लाए हैं और मक्के खेत में इसमें घुसा हुआ है। मक्का में तभी तो हम लोग घेरे हैं। भाग लिए थे, बहुत कोई साहब बहुत फास्ट भागता है ना, बहुत तेज दौड़ता है। हम लोग 3 रात से बराबर यही तो कर, चारों ओर से घेरने की कोशिश की आप लोगों ने, लेकिन अभी सफलता मिली। वहाँ कल कोने में बिल्कुल पकड़ लिए थे, पैर के बगल से निकला, लगा कि पैरों लेके चला गया। इधर से शोर आ रहा कोई? ये 3-4 करके आते हैं सर, एक इधर गांव के होता है, एक उधर होता है। बहुत दिक्कत किया हुआ है, हम लोग पूरी रात परेशान रहते हैं। गांव में मैं देख रहा हूँ कि बार बार, मुझे और भी लोगों ने बताया है दीवानपुरा के, कि बार बार रोज भेड़िया देखा जा रहा है। जिस दिन से लड़के को उठाया है उस दिन से डेली पूरी रात परेशान होते हैं हम लोग साहब। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी को आपने देखा। कुछ देर बाद एबीपी न्यूज के एंकर श्रीवर्धन त्रिवेदी भी मौके पर पहुंचे थे। वो गांव वालों से बात कर रहे थे और फिर बिल्कुल वही तस्वीर नजर आई। फिर यहाँ भेड़िया आया, लोग मार रहे हैं, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। कहाँ है? यहाँ पर कहाँ? यहीं से आवाज आई? कहाँ से? यहाँ कहीं से आवाज आई भेड़िए की। सारे गांव वाले एक साथ दौड़ करके, कुछ लोगों ने वहां से आवाज लगाई और वो भेड़िया भागता हुआ यहाँ कहीं आया है। आइए कोशिश करते हैं, अगर भेड़िया दिख जाए तो। ये गांव वाले अपने सुरक्षा के लिए देखिए कहां तक जा रहे हैं। मैंने भी हाथ में अपनी सुरक्षा के लिए लाठी ले रखी है कि पता नहीं भेड़िया कहां आ जाए। भेड़िए की तलाश में गांव वालों के साथ श्रीवर्धन त्रिवेदी भी खेतों के बीच जाते हैं। हाथ में एक लाठी लेकर पूरी भीड़ आदमखोर भेड़िए को तलाश करती है। टॉर्च की रोशनी के जरिए खूनी भेड़िए का सुराग तलाशा जाता है। आइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार और अंदर तक जाकर के देखने, हालांकि डर थोड़ा बहुत तो हम सभी को लग रहा है, क्योंकि इन घने जंगलों में, घनी झाड़ियों में कहीं भी भेड़िया हो सकता है। और इसके बाद बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। जो गांव वाले भेड़िए के पीछे खेत में भाग रहे थे, उनमें से एक के पैर पर पंजा मारकर भेड़िया फिर से भाग जाता है। क्या दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया? पंजा मार दिया? ये देखिए, ये अभी हम जिस भेड़िए के पीछे भाग रहे थे, ये देखिए, ये भेड़िए ने इनके जानों पर पंजा मारा। कैसा है? मरियल सा है? अरे बहुत तगड़ा है साहब, तगड़ा है। हाँ, आगे का बार बिल्कुल एकदम इतना है गर्दना उसका। अच्छा, ठीक है, हाँ, बहुत भारी है। हाँ। मैं वहाँ से निकला जैसे,
हाँ, मेरे आगे आगे चल रहे थे, आपने मैं देखा। सबसे आगे यहाँ था। हाँ, बस मेरे को पंजा नाखून मार दिया, लेकिन मैं उसका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन देखिए, चैलेंजेस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भेड़िया के बारे में कहा जाता है कि वो इंसानों की गंध पहचान लेता है और उसे लंबे वक्त तक याद रखता है। और वो भेड़िया जो आदमखोर हो चुका हो और इंसानों की गंध पहचानने में महारत हासिल हो, सोचिए। दूसरी चीज, भेड़िए झुंड में रहते अपने किसी साथी को अकेला नहीं छोड़ते हैं, यानी इनका एक होना या एक साथ झुंड में होना, इस पर संशय की स्थिति बनी सी रहेगी। और इन सब के बीच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है और गांव वालों की कंडीशन है। वन विभाग और पुलिस की टीमें मिलकर 6 में से 2 भेड़ियों को तलाश रही हैं। और ये 2 भेड़ियों की सबसे ताजा तस्वीर है जो अब तक नजर नहीं आई थी। इनमें से एक भेड़िया आगे जा रहा है जबकि दूसरा पीछे है। आगे वाला भेड़िया बड़ा है और पीछे वाला छोटा। वन विभाग के मुताबिक झुंड का सरदार अब तक पकड़ा नहीं गया है और गांव वाले भेड़िए का जो साइज बता रहे हैं उसके मुताबिक तस्वीर में दिख रहा आगे वाला भेड़िया ही सबसे खतरनाक है। वो भूरा भूरा है, इतना ऊंचा है, लंबा है, 2-3 हाथ का। कैसा है? मरियल सा है? अरे बहुत तगड़ा है साहब। तगड़ा है? हाँ, आगे का बार बिल्कुल एकदम इतना है गर्दना उसका। तो क्या आपको भेड़िया नजर आया था? हाँ। कैसा था? उसका कुत्ते से बड़ा होता है बहुत ज्यादा। लगभग करियाओं पर ऊंचा है, करियाओं पर ऊंचा। काफी ऊंचा है, काफी बड़ा। और मुंह उसका कम से कम 1 बीच से भी लंबा है। गांव वालों ने भेड़िए की कदकाठी पर जो बयान दिया वो बेहद अहम है। अहम क्यों है, इसके लिए अगली तस्वीर देखिए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो भेड़िया है जिसे गुरुवार सुबह वन विभाग की टीम ने पकड़ा था। इस भेड़िए की कदकाठी उस भेड़िए से बिल्कुल मेल नहीं खाती जिसका जिक्र गांव वाले कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये भेड़िया झुंड का बच्चा है। दरअसल एक झुंड में भेड़ियों का एक ही परिवार होता है। झुंड का नेतृत्व माता पिता करते हैं। कई बार झुंड में 2 पीढ़ियों के बच्चे होते हैं। अगर झुंड के किसी साथी पर कोई जानवर हमला कर दे तो ये मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और भेड़ियों के बदला लेने वाली इसी थ्योरी पर वन विभाग के अधिकारी ने मुहर लगाई है। ये भी होता है क्या भेड़ियों में कि वो बदला भी लेते हैं? अगर आपने उनके बच्चों को ही मार दिया या उनका घर नष्ट कर दिया या उनके साथियों को पकड़ लिया तो फिर आकर के वो अटैक करते हैं, ऐसी बात भी कही जा रही। मेरी वन के अधिकारियों से ही बात हुई। देखिए, हम भी ये मानते हैं क्योंकि जब भी हमने पकड़ा इसके पहले, अभी तो जो मैंने कल पकड़ा, कल के बाद कोई घटना नहीं हुई, इसके कारण भी मैं बताता हूँ। पहले जितने भी मैंने पकड़े, पकड़ने के बाद घायल होने की घटनाएं बढ़ गई अचानक। तो इससे तो हम मान सकते हैं कि बदला लेने की भावना इनके अंदर रहती है। हम कह सकते हैं कि अब कम रह गए हैं, अब बदला लेने की क्षमता उनके अंदर नहीं रह गई। भाई, बदला लेने के लिए भी उनके पास यूनिटी संख्या होनी चाहिए। अब बदला लेने लायक नहीं रह गए, वो कहीं छुप के बैठे हैं। सवाल ये है कि क्या भेड़िया बदला लेने के लिए आदमखोर बन गया है? क्या बदला लेने की भावना से ही भेड़ियों का झुंड बहराइच के गांव में घूम रहा है? आखिर वन विभाग ने भेड़िए की बदले वाली ये कहानी क्यों सुनाई? 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं तो क्या 2 भेड़िए और घातक हमला करने वाले हैं? कितनी बार यहाँ इस गांव में कितनी बार आ चुका है? कल आया है कम से कम 3 बार। हम लोगों ने स्वयं देखा कि हाँ जा रहा है नहर पे। हमारे घर पे आया था सर, हमने उसकी तस्वीर भी ली है। फिर आपने उसके पंजों के लिए फुटप्रिंट की? भेड़िया यहाँ कल भी आया है? जी जी, आज भी आया है? कल भी रात 9:30 बजे आया था सर। ऐसा क्यों है कि भेड़िए 1-2 गाँव में ही बार बार चक्कर लगा रहे हैं? क्या बदला लेने की भावना से ही भेड़िया बार बार गाँव के चक्कर काट रहा है? बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने इसी महीने की 3 अगस्त को एक मादा भेड़िए को पकड़ा था, लेकिन वन प्रभाग तक लाते लाते उसकी मौत हो गई थी और इसी के बाद से भेड़ियों के हमले तेज हो गए हैं। 18 अगस्त को एक और मादा भेड़िया पकड़ में आई। इसी वजह से भेड़िए के झुंड के किसी बच्चे की मौत हुई हो और उसके बाद वो बदले की भावना से ऐसे हमले कर रहा है। तो वो एक ही झुंड में, एक ही साथ में, एक पैक में घूमते रहते थे, जिसमें से 3 जो है वो पकड़ लिए गए थे, जो और एक इनफैक्ट 4 टोटल हो गए हुए हैं। तो उसमें पहले भी जो वीडियोस हैं, जो सरफेस भी हुई है, इंटरनेट पे भी बहुत सारे वीडियोस और न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आई है, उसमें वो लगातार जाते हुए दिखे हैं और धीरे धीरे करके जो कुनबा है ये छोटा होता जा रहा है। लेकिन अब हर बीतता दिन बहराइच के लिए बेहद भारी साबित होने लगा है।
पूरी मशीनरी लगी हुई है। रात से पुलिस की टीम गश्त कर रही है। बहराइच के गांव से आई ये ताजा तस्वीर देखिए। भेड़िए जब मकई और गन्ने के खेतों के बीच चले जाते हैं तो जल्द पकड़ में नहीं आते, और बहराइच के जिस इलाके में भेड़िए घूम रहे हैं वो इलाका करीब करीब ऐसा ही है। थर्मल ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। 20 टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के लिए जाल और ऐसे पिंजरे लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ताजा अपडेट ये है कि गांव वालों को तो बार बार भेड़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन ने जो ड्रोन कैमरे लगाए हैं उनमें गुरुवार के बाद से एक बार भी भेड़िया कैद नहीं हुआ। अभी तक हमें जैकल्स खूब दिखे हैं, लेकिन वुल्फ्स इसमें कोई भी नहीं अभी तक आया है, और लगातार हमारा प्रयास जारी है। तो हमने प्रिवेंशन के लिए भी कल खूब इधर पे गाड़ियाँ चली है, पटाखे क्रैकर्स खूब बर्स्ट हुए हैं, जिससे हो सकता है उसके फॉलोआउट की वजह से अभी इस लोकेशन में नहीं दिख रहा है, बट अभी जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है अभी, और उसको लगातार चेक किया जा रहा है। ड्रोन्स आर कंसिस्टेंटली इन द एयर। तो बहराइच के लोगों का संघर्ष कब खत्म होगा देखने वाली बात है। लेकिन एक और संघर्ष की बात करते हैं। शंभू बॉर्डर पर लगातार किसानों का संघर्ष और 200 दिन पूरे, इसी पर बड़ी खबर मिल रही है। रेसलर विनेश फोगाट के पहुंचने की खबर है। शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ धरने पर बैठी हैं विनेश, ये बड़ी खबर। चुनाव लड़ने पर विनेश फोगाट बोली, मुझे राजनीति की जानकारी नहीं है। किसानों के धरने पर जरूर बोली विनेश फोगाट, मेरे देश के किसान परेशान हैं, इसीलिए मैं उनके साथ हूं। सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, ये कहना है विनेश फोगाट का। तो आज 200 दिन पूरा हुआ किसानों का शंभू और खनौरी बॉर्डर पे। इसी बीच सम्मान के लिए विनेश फोगाट आई थी, लेकिन इसी बीच वो किसानों के साथ धरने पर बैठ गई। क्या कहती है सुनिए जरा। के बिना तो कुछ भी नहीं है, हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे, तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज़ से। विनेश, आपको लगता है कि 200 दिन जैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांगों की बात करवाने के लिए, अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात है, वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला झूका तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है, शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूँ, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में सर, मैं मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का, मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। सचिन कुमार का रुख करते हैं। शंभू बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। सचिन बताएं कि अभी तो विनेश भी आ गई हैं, वो धरने पर ही बैठी हैं क्या, और किस तरीके का माहौल है? कुछ और खास हो जल्दी से शेयर कीजिए। जी देखिए, विनेश यहाँ आई थी, किसानों के साथ मंच साझा किया इन्होंने, और यहाँ से जो दूसरा बॉर्डर है जहाँ पंजाब और हरियाणा का खनौरी बॉर्डर
जहां किसान बैठे हैं वहां चली गई हैं। दो बॉर्डर्स हैं पंजाब और हरियाणा के, जहां पे किसान इस वक्त धरना दे रहे हैं। 200 दिन आज हो गए हैं, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर। तो शंभू बॉर्डर पे किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के बाद विनेश फोगाट अब खनौरी बॉर्डर चली गई हैं। वहां भी किसानों द्वारा उनका सम्मान जो है वो किया जाना है। और विनेश फोगाट ने अपनी बात जो मंच से कही, उसमें जो आंदोलन उन्होंने दिल्ली में किया था उसका जिक्र किया कि जब हम दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तब आप लोगों का समर्थन हमें मिला, तब हमें मालूम हुआ कि अपने हक के लिए अपने आप लड़ना पड़ता है। तो इस तरीके के सचिन, आप ये शब्द जो है विनेश फोगाट ने दिखाते रहिए ना, दिखाई दे बॉर्डर पे क्या है। जी, मैं आपको तस्वीर जरूर दिखाता हूँ। यहाँ किसान जो हैं, किसान बैठे हैं, बड़ी संख्या में किसान हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। पंजाब के कोने कोने से आज 200 दिन हो गए हैं यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे जो धरना दे रहे हैं किसान जो हैं, उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं ये किसान जो हैं 200 दिन जो हैं। और उसी में जो है यहाँ मंच पे जो है विनेश फोगाट जो हैं वो आई थी और किसानों के साथ मंच साझा किया और ये भी कहा कि केंद्र सरकार को इनकी मांगें जो हैं माननी चाहिए। और ये भी कहा कि इनकी ये जायज़ मांगे हैं जो सरकार को माननी चाहिए। आज 200 दिन हो गए हैं, अपने आप को किसान कहा कि मैं किसान हूँ, किसान परिवार से संबंध रखती हूँ, इसलिए यहाँ पहुँची हूँ। हालांकि राजनीति ज्वाइन करने को लेकर विनेश फोगाट ने कहा कि उन्हें राजनीति अच्छा सचिन, बड़े स्मार्टली कनेक्ट कर गई। पहले कहा कि हमें स्पोर्ट्स के बारे में पूछो तो बताऊं, लेकिन थी वो किसान आंदोलन की महापंचायत के मंच पे और इसके साथ ये भी जोड़ गई कि किसान खाना देते हैं इसीलिए हम खेल पाते हैं। तो राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन राजनेताओं जैसे बयान जरूर लग रहे हैं उनके। जी देखिए, विनेश फोगाट का किसानों के मंच पे आना ही अपने आप में बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है कि किसान जो है केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट है केंद्र में और उसके खिलाफ किसान धरना दे रहे हैं। एमएसपी को लीगल गारंटी जो है उसकी मांग है और विनेश फोगाट उनके साथ मंच साझा करती हैं, उनकी मांगों के साथ सहमति जताती हैं। तो इसका राजनीतिक मैसेज जो है अपने आप ही जाता है। और खासकर जब हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव है, दंगल में तो उनका कोई स्थानीय नहीं है अब, लेकिन किसानों का साथ देने के लिए विनेश फोगाट आई हैं। दोनों बॉर्डर्स पर उनकी मौजूदगी है, वहां से जो बातें कह रही हूँ हम आप तक पहुंचाएंगे। सचिन वहीं पर है, रिपोर्ट कर रहे हैं।